तो देखो हमारा जो आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो है वारेन हेस्टिंग्स। जैसा कि पहले भी कभी नाम सुना होगा आधुनिक भारत के इतिहास में, नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इनके संबंध में जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास में बेहतर क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देखेंगे इस कंसेप्ट के माध्यम से। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया हूँ कि बंगाल के जो पहले गवर्नर बने थे वो तो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वो बने थे आपके 1757 से लेकर 1760 जो रॉबर्ट क्लाइव बने थे, ठीक है। अब चूंकि हमें पढ़ने हैं वारेन हेस्टिंग्स, तो मैं बंगाल के जो गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर के मैं क्रम गिनवा रहा हूँ आपको। पहले सबसे पहले ये आपके जो क्रम है ये एकदम माइंड में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्योंकि बंगाल के पहले गवर्नर तो मैंने अभी आपको बताया रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से लेकर 1760 ये थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। और इसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले स्टूडेंट कि बंगाल के पहले अस्थायी गवर्नर कौन थे, सवाल बहुत बेहतरीन होगा जब भी कभी कांस्टेबल या एसआई में पूछा जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे पढ़ के जाएंगे बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, लेकिन सवाल पूछा जाएगा बंगाल के पहले अस्थायी गवर्नर कौन थे। अस्थायी यानी कि कुछ समय के लिए जो बने। तो याद रखना स्टूडेंट, हॉलवेल बंगाल के पहले अस्थायी गवर्नर थे। लिखाऊंगा बाद में, पहले कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है केवल। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी अवधि क्या है। सेम इनकी अवधि जैसे ही 1757 से लेकर 1760 मैंने बताई थी रॉबर्ट क्लाइव की। तो रॉबर्ट क्लाइव 1760 में वापस कहाँ चले गए थे, ब्रिटेन। तो 1760 में ही कुछ समय के लिए अगर कोई अस्थायी गवर्नर बनाया गया तो उसका नाम था हॉलवेल। ये वही हॉलवेल हैं जो काल कोठरी की घटना के दौरान 23 व्यक्तियों में बचे थे, जो मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद अगर याद रखना है बंगाल के तीसरे गवर्नर जो थे, दूसरे, समझ रहे हैं, दूसरे, वेंसी टॉट, ये हमें याद रखना। यानी कि जरूरी नहीं है कि पहला पूछा जाता है, ये भी याद होना चाहिए कि बंगाल के दूसरे गवर्नर कौन थे। यानी कि क्लाइव के बाद बंगाल के दूसरे गवर्नर कौन थे, वेंसी टॉट। कैसे याद रखा जाएगा, 1760 से लेकर 1765 वेंसी टॉट, क्लियर। बंगाल के तीसरे गवर्नर कौन थे, तो स्टूडेंट 1765 में मैंने लास्ट कल भी लेक्चर में आपको बताया, 1765 में वो ब्रिटेन से वापस फिर भारत आ गए थे। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए तो उन्होंने द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में की थी 1765 में। कल यही चीज़ें बताई। तो 1765 से लेकर 1767 मात्र 2 साल बंगाल के फिर से कौन बने गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि बंगाल के अगर हम वैसे देखें तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव बने। इसके बाद कौन थे बंगाल के गवर्नर, तो याद रखेंगे, नाम ध्यान से सुनना है। इनके बाद थे वेरेल्स्ट, मैं लिखाऊंगा भी लेकिन नाम अच्छी तरीके से सुनना। इनकी अवधि क्या थी, इनकी अवधि 67 से 69, यानी कि 1767 से 1769। कौन, वेरेल्स्ट। बंगाल के वेरेल्स्ट के बाद गवर्नर कौन थे, तो वेरेल्स्ट के बाद गवर्नर थे 1769 से लेकर 1772 तक जो रहे वो थे आपके, जिनका नाम था कर्टियर, क्लियर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे कांस्टेबल का हो, जीडी में बन सकता अच्छा क्वेश्चन है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा, दोनों में अंतर है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन के फैक्ट। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से 1774 रहे। बस इतना याद रखना।
यानी कि वारेन हेस्टिंग्स की अवधि दो याद रखनी चाहिए आप लोगों को। एक तो 1772 से लेकर 1774 तो है बंगाल के गवर्नर के रूप में अवधि, और एक है 1774 से लेकर 1785 ये गवर्नर जनरल के रूप में अवधि। कितना बढ़िया सवाल हो सकता है अगर एग्जाम में आएगा। वो ऐसा भी कभी प्रश्न एग्जाम में कर सकते हैं कि 1772 से लेकर 1774 के बीच की वारेन हेस्टिंग्स की अवधि किस पद के लिए थी, गवर्नर या गवर्नर जनरल? तो गवर्नर के लिए थी। और अगर 1774 से लेकर 1785 तक की बात की जाए तो वो अवधि जो है वारेन हेस्टिंग्स की वो गवर्नर जनरल की अवधि है। ये की पॉइंट हैं जो हमें याद होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये जो मैंने क्रम बताया बंगाल के गवर्नरों का, ये हमें याद होना चाहिए। कई बार आपके जब एसआई वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इनका क्रम पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नरों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद में कौन थे, फिर उसके बाद में कौन थे। एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट क्लाइव पहले 1757 से 1760, फिर 60 में अस्थायी बने जिनका नाम था हॉलवेल, क्लियर। उसके बाद 60 से 65 वेंसीटॉट, उसके बाद 65 से 67 फिर से रॉबर्ट क्लाइव, फिर 67 से 69 वेरेल्स्ट, फिर 69 से 72 कर्टियर, और फिर 72 से 74 अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इतना याद होना चाहिए, क्लियर। लेकिन अगर अवधि ये वाली पूछी जाए, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बंगाल के पहले जैसा कि मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, है ना। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने तो ये वाली जो अवधि है ना, ये तो आपको ऐसे याद रखनी है 1774 से 1785, यानी कि गवर्नर जनरल के पद पर वारेन हेस्टिंग्स की अवधि है 1774 से 1785। ये हमें याद होना चाहिए। जब ये गवर्नर जनरल बने और वापस मतलब भारत में बनाए गए, लेकिन ये बात भूलनी नहीं है, द्वैध शासन का जो अंत किया था वो भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया, लेकिन वो 72 में करा। ये बात हमें याद रखनी है। ये कभी जाओ और 74 मार गिरो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। द्वैध शासन का अंत जो बंगाल में किया वो तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया, लेकिन वो कब किया अगर पूछा जाए 72 में, जब वो क्या थे, जब वो बंगाल के वो थे 72 से 74 गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल थे। हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम देखें इनकी जो अवधि है जो गवर्नर जनरल की है, मैंने अभी बताया 1774 से लेकर 1785। क्या क्या इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो ज़रा देखने हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनका, जो हम ले लें, जो ऐसा पॉइंट जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा घेरे की नीति। बहुत ध्यान से सुनिए, जो कीवर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाने में उन्हीं पर बात करूंगा। या तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे घेरे की नीति, या इंग्लिश में आएगा रिंग फेंस नीति, या फिर कह दिया जाएगा तीसरा शब्द जो इसके लिए यूज किया जाएगा वो है सुरक्षा प्रकोष्ठ। किससे संबंधित है पहले तो ये पूछा जाएगा, तो याद रखना ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, क्लियर। तो तीन नाम आपके याद होने चाहिए। अब किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तीनों बात एक ही है। या तो पूछेगा रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स, या पूछेगा सुरक्षा प्रकोष्ठ किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स, या पूछेगा घेरे की नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये क्या थी घेरे की नीति? एसआई के हिसाब से बस छोटा सा कंसेप्ट है, इसे अच्छी तरीके से याद रखो। कभी आगे भविष्य में दरोगा भी दे रहे होगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी है, और कांस्टेबल में तो कोई सवाल ही नहीं आने का, ठीक है। अब जैसे कि ये जो घेरे की नीति थी ऐसी थी
ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई। इसके तहत क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था उसके लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इस घेरे के अंदर जो अन्य प्रांत भी अगर कोई आ गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दायित्व था कि वो उसका भी युद्ध से रक्षा करेगा। किसकी? जो उस घेरे के अंदर आया हुआ है। तो ये थी रिंग फेंस की नीति, या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ, और या फिर इसे कहते हैं घेरे की नीति। हिस्ट्री में 3 ही तो नीति बहुत फेमस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बशर्ते स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। एक तो पहली यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। इसके बाद एक जाकर आप आगे पढ़ते होंगे सहायक संधि वेलेजली की, और एक हड़प नीति डलहौजी की। ये 3 नीतियाँ आपके याद होनी चाहिए, और यही सवाल तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अगर अब आपके ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना कि ये की नीति किससे संबंधित है, तो जीडी के हिसाब से तो सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या था इस नीति में, तो वो आपको ध्यान देना है, बहुत एकदम स्पष्ट भाषा में बता देना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया था। हाँ जी, इसे बंद कर कर और नीचे रखो। ये सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का घेरा बनाया गया था। क्लियर? और साथ के साथ क्या है कि जो इस घेरे के अंदर कोई अन्य प्रांत वगैरह आया हुआ था, तो उसकी युद्ध से या फिर पैसे से, ऐसा कह सकते हैं, उसकी कौन रक्षा करेगा? खुद अंग्रेज करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। ये थी, बस इतना याद रखना। दूसरा इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखना है, ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। ये सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। आया कुछ समझ में? यही सवाल पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध चलाया गया। महाभियोग जानते होंगे, कभी आपने पॉलिटी पढ़ी हो, तो मैं उस महाभियोग की तो बात कर ही रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में बता दूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। कभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे। और इसको वैसे भी देखना महाभियोग की, तो पहले भी मैंने यूट्यूब पर लेक्चर डाल रखे हैं, UPSI स्पेशल, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं कभी भी। तो ये महाभियोग चलाया गया, दूसरा पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल ऐसा ज़रूर बताऊंगा मैं कि अगर सवाल एग्जाम में बन गया ना, तो ये निश्चित तौर पर मानना कि अगर SI या कांस्टेबल में और SI में भी बन गया तो काफ़ी हद तक बच्चों को छांट देगा ये वाला सवाल। कि जब हमने अभी ये बात पढ़ी है कि किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध चलाया गया। वो कभी ये पूछेगा इसी क्वेश्चन से टच करके कि किसने यह आरोप लगाया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने रिश्वत ली थी, तभी तो उन पर महाभियोग चला था। समझ रहे हैं? ये सवाल जब पूछा जाएगा किस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया था पैसे लेने का, तब जाके वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चला था। तो याद रखना है, मुर्शिदाबाद के एक दीवान है जिनका नाम था नंद कुमार, और यही पूछा जाएगा एग्जाम में। यह ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि मुर्शिदाबाद के दीवान नंद कुमार ने किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ये वो सवाल हैं स्टूडेंट जो बच्चों को छांट देंगे एग्जाम में जब कभी पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि उस प्रश्न के साथ हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद के दीवान थे जिनका नाम था नंद कुमार, उन्होंने 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। ये खुद महाभियोग में फंस गए थे। समझ रहे हैं? तो ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसके अलावा इनके जो हेस्टिंग्स से संबंधित क्वेश्चन है और क्या बेहतर याद रखना, भारत में जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी पहले भी पढ़े और हम कल भी इस पर बात की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। लेकिन मैंने क्या बताया था
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई, ऐसा ही है। लेकिन मैंने ये बताया था वो जो हुई थी 1774 में हुई थी। तो 1774 में हमारे इसके बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि अभी मैंने बताया 1774 से लेकर 1785 अवधि किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो इसलिए भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। सवाल एग्जाम में यही बनेगा कि भारत में न्यायिक सेवा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वो इसलिए कहा जाता है चूँकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1774 में हुई, और 1774 अवधि किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। एक बार उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कीवर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना हुई भारत में 1774 में, याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश थे उस समय एजिला इम्पे, ठीक है, पूछा जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और थे उसमें, जिनके नाम थे लिमेस्टर, चेम्बर, हाइड। अच्छी तरीके से याद रखिए, लिमेस्टर, चेम्बर और हाइड। कहाँ पर स्थापना हुई थी? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, यानी कि कोलकाता में हुई थी, ठीक है। तो ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार पूछ लिया जाएगा। क्लियर? साथ के साथ इसके अलावा अगर हम इनके अन्य पॉइंट्स की बात करें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इनके, जो इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है, एक एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानते होंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सवाल एग्जाम में बनता है सीधे तौर पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि एक संस्था की स्थापना कब हुई, किसके समय में हुई? तो याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुई? वो भी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई, ये याद रखना। दूसरा किसके द्वारा की गई? तो नाम याद रखेंगे, विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ये पूछा जाता है एग्जाम में ये भी सवाल कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर इसके समय में हुई है तो बहुत देखो ध्यान से सुनना, तो ये तो क्लियर है कि 1774 से 1785 के बीच हुई होगी। तो याद रखना 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसने की? विलियम जोन्स ने की। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये सवाल बनेगा। ये क्यों हुई थी स्थापना? ये एसआई के हिसाब से सवाल हमेशा याद रखना, यानी कि दरोगा के हिसाब से। दरोगा भर्ती कभी देखोगे तो वो ये पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो इतने कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब आप समझ लीजिए, बस इतने कीवर्ड अगर आप मेरे वॉरेन हेस्टिंग्स से याद रख लिए तो सवाल किसी कीमत पे भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्लियर? दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।